राम, हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेली कवरेज। और हम हैं आज टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़ के एक युवा सरपंच, एक गांव के अस्तोन गांव की सरपंच प्रतिनिधि, और ये थे टीकमगढ़ के अखिल भारतीय युवा यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हमारे संग में मौजूद है पुष्पेंद्र भाई। सबसे पहले तो पुष्पेंद्र भाई राम राम। ये आपको भी राम राम रईस भाई। स्वागत है आपको बुंदेली कवरेज पे। पुष्पेंद्र भाई, आप युवा सरपंच हो, आपके मिसेज सरपंच हैं। का है इतने अस्तन इतो बड़ो गांव है, और उतने से आप सरपंच बने, इतने सारे प्रतिद्वंदी आपके संग साथ में लड़ रहे थे और आपका लोगों ने प्रेम करो। थोड़ा के बारे में बताओ, कैसे संघर्ष करके आप सरपंची हासिल कर। रईस भाई, पहले पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें ये काबिल समझू। भाई ऐसा है कि जो हमारा राजनीति करियर को पहला चुनाव तू, और हमारे साथ हमारे गांव के बड़े बूढ़े भैया ने 20 जने चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि जो पूरा चुनाव तो हमारे जीवन में बहुत चीजें बदल के गो भाई, बहुत चीजें को नजदीक से दिखा के भी गो। और हमें जो नहीं लगो कि हम इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे, हमें ऐसा एहसास नहीं हो। लेकिन हम अपने पूरे चुनाव, हम अपने खुद को चुनाव लड़ रहे थे। हमने 19 जनन को नहीं देखो कि वे क्या कह रहे हमारे बारे में, क्या कर रहे। हमें ये पता था कि हमें अपने पूरी ताकत से चुनाव लड़ना है। और हमने दिन रात एक करके, पूरे परिवार ने, हमारे पूरे गांव के लोगों ने, और सभी जो हमारे मित्र थे, युवा साथियों ने, सभी लोगों ने हमें इस काबिल समझा और हमें इतनी बड़ी उपलब्धि और हमारी श्रीमती को अस्तोन का सरपंच बनाया। ये और एहसान विशेष लोगों का और गांव के लोगों का कभी नहीं हम भूल पाएंगे। हमेशा इस एहसान के लिए हम कर्जदार रहेंगे उन लोगों के। पुष्पेंद्र भाई, एक टीकमगढ़ में एक चर्चा, एक शिक्षा के मामले में अस्तोन गांव काफी चर्चा में आओ तो आप सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे थे स्कूल में। वो का मुद्दा है, तो उस समय पे हम सोच रहे थे कि आपको इंटरव्यू करें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं हो पाओ। का मुद्दा है तो तनकू के बारे में। रईस भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुद्दा को उठाओ है। चूंकि जो हमारा जो मुद्दा तो कैमरन को लेके, ये मुद्दा के लाने TV9, भारतवर्ष, जी न्यूज, तमाम ऐसे चैनल ने कवरेज भी करूँ तो, और कई जो टीकमगढ़ के भी शहर के चैनल है अपने क्षेत्र के, उन लोगों ने भी कवरेज करो। देखो ऐसा तो कि पूरे जिला को ही बारे में अच्छे से विदित है कि हम लोगों ने अपनी व्यक्तिगत निधि से और सहयोग से सरकारी स्कूलों में कैमरा लगाने को प्रयास करूं। लेकिन जी प्रकार से जो घटनाक्रम घटो, वो शायद हमने कभी नहीं सोचो। तो आप सोचो, एक जिला शिक्षा अधिकारी जी से हमने परमिशन ली कि सर जी हम लोग गवर्नमेंट स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाओ चाहो, सो आप परमिशन दो हमारे लाने। माने हमें परमिशन भी दे दी। लेकिन कितना बड़ो षड्यंत्र हमारे ऊपर रचूगा, इस चीज को देख के हम अचंभित हो गए। और हम उस दिन समझ में आई कि राजनीति बहुत कड़वी चीज होती है, को लोग कैसो खेल लेती, बात को हम उस दिन समझ पाए। लेकिन हमारा प्रयास जो था कैमरा लगावे को, कि भैया गरीब लोगों को जो शिक्षा नहीं मिल रही, गरीब के बच्चन को जो दिल्ली में उनकी बाप बताई मेहनत कर रहे, डरी है बेचारी, उन लोगों को शिक्षा कैसे दे पाए, जो हमारा प्रयास था। और हमारी ये गलती नहीं का कि हमने गरीब लोगों की बच्चन के बारे में सोचू, भविष्य के बारे में। कैसे उनने हमारा ये उम्मीद ही से बनाओ तो कि जो हमारा मोड़ा बने हैं, हमारी बहू बने हैं, तो वो गांव में अच्छी चीजन को लाए और गांव को बदले है। लेकिन हमें क्या पता तो कि हमें ऊपर इतना बड़ा षड्यंत्र रचता हो। आप सोचो रईस भाई, हमारे ऊपर एक FIR भी हुई थी। लेकिन शायद आप ये इस बात को पूरे टीकमगढ़ के लोगों से हमारी विनती है, शहर के लोगों से, आपसे भी, सब लोगों से, आप सोचो कि अगर हम लोगों का अगर ये स्वभाव होता तो क्या इतने बड़े गांव की सरपंच बन पाते का हम लोग। यार हमारे ऊपर वो वर्ग ने, वो लड़का ने, मतलब जो हमारा सोनू भाई है, वह लड़का ने हमारे ऊपर लगाओ के हमने मारपीट करी के संगे 1 घंटा। बड़ो अचंभव हमें लगो कि, और पुलिस बल पे भी कहूँ ना कहूँ हमारा शक गाओ कि यार ये पुलिस पे तो हम बहुत विश्वास करते, संविधान को लेकर चला थे हम, तो संविधान को मानने वाले लोग हैं हम, कि हमारे साथ ऐसा घटना नहीं घटे। हमने सोची थी जिंदगी में, हम तमाम मुद्दे उठाते भी आए गाँव के, हमने सोची थी। लेकिन हमने 10 तारीख को कैमरा लगाने को प्रयास करो, कैमरा लग भी गए, कन्या पूजन की हमने शुरुआत भी करी। हम बड़े हतोत्साहित थे, क्षेत्र के लोग भी बड़े हतोत्साहित थे, गांव के लोग भी बड़े उत्साह में थे कि अब देखो गांव में अच्छी चीजें बदल जाए, शिक्षा बदल जाए, खाना पीना बदल जाए, बच्चन को, लड़कन को डिसिप्लिन बदल जाए, बैठने को तरीका बदल जाए, पता चल जाए कि मास्टर कितने टाइम पढ़ा रहे हैं। लेकिन 11 तारीख को बाद रात के 12 बजे हमें पता चला कि हमारे ऊपर एक हरिजन एक्ट की FIR होगी। मतलब इतना बड़ो षड्यंत्र, मतलब इतनी बड़ी, एक बहुत बड़े क्रांति को रोक भी खिलाने जो षड्यंत्र करूंगा। अगर शायद अस्तोन पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लग जाते तो हमारा मानना है कि पूरे टीकमगढ़ के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल जाती। अभी हम आपसे कह रहे हैं। आप सरपंच बने, आपके घर से, तो उस समय पे
जब आप सरपंच जी को चुनाव लड़ रही थी तब आपके गाँव में जो जन समस्याएँ होते बेकार थी और जब आप सरपंच बन गए लगभग 1 डेढ़ साल हो ही वाली है कार्यकाल को, तो आप हमने कौन-सी दिशा में काम करे हैं ताकि वे काम आज हो रहे हैं और आप अपने गाँव सरपंच अस्तोन को लेके एक स्मार्ट गाँव की ओर अग्रसर हो ऐसो कछु काम हो रहो है? देखो जब हम चुनाव लड़ रहे थे, तो सबसे पहले तो हमारा मुद्दा जो ही तो कि आपने सरपंचन को देखो ये चुनाव जीतने के बाद भी लोग बे बेमौ बेमौदेखी कर देते हैं। मतलब जनता के बीच में जाती नहीं है। लेकिन आप हमारे गाँव जाके देखो, अगर कोई आदमी जो कह दे कि जो लड़का सरपंच है या की बहू मतलब पत्नी सरपंच है, तो भैया हम उतने ही छोड़ दें सब चीज़ें। हमने सब चीज़न को बदल लो। हम जनता के बीच बैठ रहे, दोस्तन में बैठ रहे और आम जो तरीके से लोग रहते हैं, हमने जो कभू एहसास नहीं उनको होंदा कि जो मोड़ा तुम आओ सरपंच खड़ू। नहीं हम मतलब तो कि जो सुविधाएँ जनमूत जो समस्याएँ थी, उनसे निपटाव कहाँ हती वे पहले वो आपने कितनी भी सुधार करी है, मैं कहाँ वे विकास काम देखिए, चल रहे? मैं वही बता रहा हूँ आपको। महत्वपूर्ण कड़ी देखो सरपंच कोई भी बन जाए, पहला फोकसमेंट उनका नाली और रोडों पे होता है। लेकिन हमने सबसे बड़ा पहले प्रयास किया कि गाँव में उजाला कैसे किया जाए। हमने गाँव को अंधकार मुक्त करने का प्रयास किया। 15-16 महीने हमें होने को है, 14-15 महीने। हमने इन 14-15 महीने के पहले ही मतलब सरपंच बनने हमारी श्रीमती और 3-4 महीने बाद हमने स्ट्रीट लाइट पूरी पंचायत में लगवा दी। मतलब 80% हमने गाँव को स्ट्रीट लाइटों से कवर कर दिया। पूरे गाँव में उजाला है। ये हमने तो सबसे पहले अंधकार मुक्त करने का कार्य किया। दूसरा हमारा प्रयास था शिक्षा का, लेकिन वो हो नहीं पाया। आप सबने देखा कि किस प्रकार से हमारी शिक्षा की जो व्यवस्था थी बदलने की, उसको अधर में लटका दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। विशेष एक षड्यंत्र के द्वारा इसको रोक दिया गया ताकि गाँव में शिक्षा व्यवस्था ना बदल पाए। और दूसरी हमारी चीज़ थी तीसरी हमारी चीज़ थी कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो। तो हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके भी कई कदम उठाए। जैसे अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। हम लोगों ने प्रभारी जो मंत्री हैं उनको भी लेटर लिखे। हमारे जो हमारे विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश भाई साहब, उनको भी हमने लेटर लिखा। तो उनके बहुत एहसान है अस्तोन पंचायत का। उनने भी लेटर जारी किया और अस्तोन पंचायत को एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाई। तो ये हम हमारा विशेष देखिए मुद्दा रोड नाली तो हम डरवा रहे हैं, वो डाली जा रही है और ये कोई विशेष मुद्दा हम इसको नहीं समझते। हमने विशेष मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य को समझा और हम आगे भी इस पे बहुत अच्छे से काम करेंगे। क्या लगता है कि आने आपकी कार्यकाल में 5 साल में अस्तोन जो आज गाँव है वो एक स्मार्ट गाँव बन सकत? हाँ, बिल्कुल। देखिए सबसे महत्वपूर्ण रईस भाई बात ये है कि बजट का होना बहुत आवश्यक है। हम तो कुछ भी ख्वाब समझ लें, हम तो उसको स्विट्जरलैंड भी बना दें, अमेरिका बना दें, लेकिन कब बना पाएँगे जब हमारे पास बजट होगा। महत्वपूर्ण बात ये है। लेकिन एक तय सीमा में एक तय बजट मिलता है। आप इस बात को समझते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के सरपंच भी इस बात को तमाम सरपंचों को तय बजट दिया जाता है। उस तय बजट में एक तय रूपरेखा होती है। उस रूपरेखा के अधीन ही हमें काम करना पड़ता है और अगर बजट ओवरलोड मिले तो शायद चीज़ें बदल जाएँगी, हमें ये मानना है हमारा। लेकिन हम ये कहते हैं कि जितना भी बजट मिलेगा, उसको हम बहुत अच्छे ढंग से और उन चीज़ों को हम करेंगे, जो चीज़ें पंचायत में आज तक बताई नहीं गई हैं, दिखाई नहीं गई हैं। और हम ये अब दावे के साथ कह सकते हैं कि अस्तोन पंचायत में आप जाइए स्ट्रीट लाइटें जो लगी हैं, चूँकि कुछ लाइटें डिस्टर्ब हो जाती हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश के किसी गाँव में नहीं लगी हुई। इतनी ज़्यादा लाइटें हमारे अस्तोन पंचायत में लगी हैं। तो ये डिफरेंट ही तो है। अभी तो होगी आपके पंचायत स्तर की बात। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप एक मतदाता की हैसियत से, एक आम नागरिक की हैसियत से, कोई एक सरपंच होने की हैसियत से आप ये बताइए कि अभी चुनाव का क्या माहौल है? क्या लग रहा है आपको? आपकी नज़र में क्या विचार है? देखिए बड़े भाई ऐसा है कि देखिए ये जनता तय करती है। अभी हम भाजपा का या कांग्रेस का बोल देंगे तो आप समझ लेंगे कि ये किसी पार्टी से प्रेरित है। चूँकि ये जनता को तय करना है। क्षेत्र की जनता, गाँव की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि उनके आने वाला भविष्य क्या होगा, वो किस ओर जा रहे हैं। और आने वाली 17 तारीख को ये पूरा देश देखेगा, पूरा मध्य प्रदेश देखेगा और अब क्या लहर है, या जनता ही बता पाएगी। हम इस मंच के माध्यम से किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन ये सब जनता को तय करना है। अगर हम बोलें कि हमारी मुट्ठी में 500 वोट, 1000 वोट है, तो ये हम ठेकेदारी वाली बात नहीं करते हैं। जनता को जहाँ उनका मन होगा, हम तो उनको कहते भी नहीं कि तुम कहाँ वोट डालो। जहाँ उनका वोट मन है, वहाँ तुम वोट डालो। लेकिन सही और निष्पक्ष और ईमानदारी से डालो। बिकाऊ लोगों को आप वोट ना करें। बस ये हमारा कहना है। अभी आपने शिक्षा की बात की। अस्तोन ग्राम पंचायत में जो शिक्षा का मंदिर है, विद्यालय, वहाँ पे कैमरे लगवाने की बात की और आपने देखा होगा कि अभी जब रिजल्ट आया था कक्षा 5वीं का 8वीं का, तो टीकमगढ़ जो जिला था वो शिक्षा के पायदान पे सबसे पिछला था, 92 नंबर पे। यहाँ एक पलायन भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो भाजपा सरकार लगभग 18 साल से रही, तो कोई विकास काम नहीं हुआ क्या बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए, खासकर टीकमगढ़ के लिए? तो पलायन रुके। आपके गाँव में भी पलायन की सहमी स्थिति है क्या? देखिए ऐसा है कि विशेष आपने अच्छा मुद्दा रखा पलायन का।
देखिए पलायन का विषय ये है कि जब तक आप मनरेगा का रेट नहीं बढ़ाएंगे, मजदूरों को तय बजट अच्छा सीमा में आप नहीं दे पाएंगे, तो कौन खाक 200-250 रुपए में काम करेगा? आप बताइए। इस दो मैं बढ़ती हुई महंगाई के दौर में, बढ़ते हुए इस अकराल में आप मात्र 250 रुपए में या 230 रुपए में पंचायत से मजदूरी का काम करवा रहे हैं, वो कैसे काम कर पाएंगे? कहाँ से अपना घर चला पाएंगे? आप सोचिए। सबसे बड़ी बात, अगर पलायन पर रोक लगानी है तो हमें सबसे पहले कोई ना कोई उद्योग का धंधा खोलना पड़ेगा, उद्योग से फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी, ताकि हमारे अगल बगल के क्षेत्र में ऐसी चीज प्रोवाइड हो सके, ताकि उनको अच्छा मोटा पैसा मिल पाए, ताकि वो लोग ठीक से अपना परिवार चला पाए, पेट भर पाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, स्वास्थ्य भी मिल पाए। देखिए भाई, रईस भाई, हम आपसे कहना चाहते हैं, विशेष बात है कि लोग गरीब लोगों की तरफ ध्यान नहीं आकर्षित करते हैं। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, देखिए अमीर लोगों को तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मिल रही है, मध्य परिवार को उन्हें कहीं से कहीं मिल जाती है, लेकिन आप उन 40% गरीब लोगों का भी सोचिए, जो लोग जो लोग शिक्षा के अभाव में अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं, जो लोग स्वास्थ्य के अभाव में जान गवा बैठते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। और सरकार से भी हमारा इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि भाई साहब, आपसे निवेदन है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर आप गरीबों को प्रोवाइड करवाइए, चाहे आप कोटा तय कर दीजिए। हम तो कहते हैं कि अगर आप सब लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप एक कोटा तय कर दीजिए, जैसे आपने बीपीएल का कोटा तय कर दिया, जैसे आपने कुछ चीजों को एक क्राइटेरिया में बांट दिया, आप एक क्राइटेरिया बांट दीजिए, एक आरक्षण बांट दीजिए कि भैया ये लोग गरीब लोग हैं, इनको चिन्हित करके। तो वो है ना क्राइटेरिया गरीबी देखा वाला है, तो वो सब धांधली बन के रह गया। ये सब भैया पैसे में 20-20 एकड़ वालों के बीपीएल बने हैं यार, ये कहाँ का क्राइटेरिया है? आपकी पंचायत में आपने मनरेगा की बात छेड़ी, संपूर्ण अभी सारे सरपंचों ने एक आंदोलन भी किया था इसके खिलाफ कि मनरेगा का रेट बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है, मनरेगा में कई बार सरपंचों पे और कई बार पंचायतों पे आरोप लगते हैं कि ये जो काम है मनरेगा के, वो अधिकतर जीसीबी वगैरह से होते हैं, मजदूर तक तो वो पेमेंट वो पहुंचता ही नहीं है। इस पर आपका कोई कहना है? देखिए मनरेगा को ऐसा है भाई कि कुछ पंचायतें होती है जो टीकमगढ़ जिले या अपने जिला से दूर होती हैं, 60-60 किलोमीटर दूर होती है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हम उस पे देखो ये नहीं कहेंगे कि सरपंच लोग सब ठीक होते हैं, कुछ जगह चलती है जिससे ये सत्य और स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरपंच लोगों की भी गलती नहीं है उसमें। आप 230 रुपए में काम करवाएंगे किसी मजदूर से, 221 रुपए में आप काम करवाएंगे, तो कहाँ वो काम करेगा? और काम करेगा भी तो भाई 2-2 महीने उस काम को लगा देंगे, तो वो काम अधर में लटक जाएगा। इसी तेजी को देखते हुए कुछ सरपंच इस चीज को अपनाते हैं, और कुछ लोग धंधा भी इसको समझ बैठे हैं। कुछ लोग गरीब मजदूर के पेट पे लात मार के भी जेसीबी चलवा रहे हैं, ये गलत है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लेकिन कुछ मजबूरियां होती है। इस चुनाव में, अभी चुनाव हैं तो पिछली विधानसभा चुनाव की अपेक्षा अभी जातिगत जो मुद्दे हैं, जातिगत या फिर समीकरण कह लो, वे ज्यादा हावी हो रहे। तो आपको जातिगत और जाति को लेके क्या विचार है कि मतलब जो समाज में जाति के आधार पे लोगों को बांटवो ने निर्धारित करबो कछु भी चीज कहाँ तक सही है? देखो भाई, ऐसो है, बहुत अच्छा सवाल आपने करो है। जब से टिकट वितरण मध्य प्रदेश में भाव है, तब से बहुत चीजें देखने को मिली है। बड़ा मुद्दा उठो यादव सभा को, यादवन को, कि भैया मध्य प्रदेश में और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा यादवन की जनसंख्या है, और सटीक जैसे टीकमगढ़, खड़गापुर, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, इन पंचायत में जतारा तो चूंकि हरिजन है, इन विधानसभा में सबसे ज्यादा यादवन की संख्या है, देखो उन्हीं को नजरअंदाज कर दो। तो देखो पहले तो मैं भैया आपसे जो कहबो है कि जातिगत कोनो चीज को नहीं जोड़ो आप। राजनीति एक ऐसा मुद्दा है, जैसे अब हमारा अस्तोनी है, तो अस्तोन में भैया हमारे समाज की कम से कम 130-40 वोट है, लेकिन 5000-5500 की वोटिंग है, और हम सरपंच बन गए। तो क्या जात पे बनेगा सरपंच? नहीं बनी, खाक जात पे सरपंच बनी। हमें सब जात ने चाहो, हमें सब समाज ने हमें सरपंच बनाओ, तब जाके आज कुर्सी पे हम बैठे हैं, और हमें जो सम्मान सब जात ने दाव है। और अगर हम जातिगत जोड़ के बैठे तो कम पंच ही नहीं बन पाने अस्तोन में, अगर एक बात रख ले जाए। ऐसी मुद्दा है पूरे मध्य टीकमगढ़ को। देखो मुद्दा जो है भैया, कि आप पहले तो 5 साल काम करो क्षेत्र में, कोनो भी समाज की हो गए आप, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, चाहे साहू, चाहे लोधी हो, को हो आप पहले तो काम करो जमीन स्तर पे, 5 साल एक्टिव रहो, जनता में लोकप्रियता दिखाओ, और जब आपको कोई पार्टी टिकट नहीं दे तो आप बागी हो जाओ। मतलब आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, निर्दलीय दावा ठोक के आप सिद्ध करो वोटन की गिनती में। आपकी वोटन की गिनती हुई है तो पार्टी अपने आप घबरा के आपको टिकट दे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। तो हम जो मसला नहीं समझे, देखो भैया, अगर पढ़े लिखी वाली बात कर ली जाए तो हम इको जातिगत नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपको 5 साल क्षेत्र में एक्टिव होना पड़ता है। कई नेता ऐसे होते हैं भैया, एक बार चुनाव हारने के बाद
बाहर हो जाते हैं, मतलब उनका चेहरा खो जाता है, लोग 5-5 साल दिखते नहीं है। लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं कि चुनाव लगातार हारने के बाद भी जनता में लोकप्रिय रहते हैं। तो ये उनका एक प्री प्लानिंग होती है राजनीति को निरंतर कंटिन्यू रखने की। तो हम ये कहना चाहेंगे भैया पूरे क्षेत्र के लोगों से कि आप किसी प्रकार का जातिगत मुद्दा ना रखें। देखो यार, यादवनी में जो सबका है, टीकमगढ़ विधानसभा में पंडितन को भी नहीं देगी टिकट, निवाड़ी में भी नहीं देगी, तो वे लोग क्या नहीं कर रहे, तुम्हारी लोग क्या बमक रहे, तुम्हारी लोग क्या उचक रहे। मान के चलो भैया ठीक है, सुषपाल को टिकट कब दी गई विधान पृथ्वीपुर में, जब वहां ने वजनदारी दिखाई। ऐसा नहीं मिलो कि ऐसी तुम हवा में उठ कर कौन पार्टी ने तुम्हें टिकट दी, माने सिद्ध करो कि हम भैया वोटन की दम रखत हैं, तब जाके भाजपा ने एक्सेप्ट करो कि हाँ भैया तुम वजनदार हो, तुम्हें टिकट दी। ऐसी को वजनदारी दिखावे। कांग्रेस से तो वजनदारी नहीं अधिकार नीतन में काफी सारे यादव नेता मांग कर रहे थे, इन्हें तो कोनो टिकट नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, उनमें वजनदारी नहीं थी। हम तुमसे कहते हो रहे कि सबसे बड़ी बात कि हमारी पत्नी सरपंच है हस्तों से, तो कहा हम 50-60 यादवन को लेकर सरपंच बन जाए का भैया, विधायक तो छोड़ दो, तुम पंच नहीं बनते हो एक समाज पे, तो एक समाज पे नहीं सब समाज के दिलन पर राज करने आओ, इसके बाद तुम राजा बन पाओ। तो जो मसला आप छोड़ो कि भैया यादवन को टिकट नहीं मिली कि की को टिकट नहीं मिली, भैया आप एक्टिव रहो, हम तो कह रहे हैं ना, आप वजनदारी दिखाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरी समाज से हम जब बात कर रहे हैं कि हम समाज के साथ हैं, लेकिन किसी अब तुम कहो कि कौन साइकिल की सवारी कर लो, तो अब ऐसे नहीं हो पे है। देखो यार भाई, ऐसा है कि तुम्हें चुनाव लड़ने तो अखिल भारतीय समाज की ऊपर लड़ो, निर्दलीय लड़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पहले समाज को जोड़ो। ऐसा नहीं कि जब भाजपा से टिकट मिले तभी हम लड़े या कांग्रेस से मिले तभी हम लड़े। अबे लड़ो ना, अपनी वजनदारी दिखाओ। तुम्हारी वजनदारी हुई है तो हम कह पार्टियां अपने आप टिकट दें, लेकिन आप किसी को टारगेट नहीं करो कि कौन। अब जो मुद्दा ही है तो ठाकुर उनको टिकट मिलेगी 3 विधानसभा में, तो भैया उन ठाकुर को टिकट मिली कि लगातार एक्टिव है क्षेत्र में, इसे उनकी वजनदारी है। अब तुम्हारी क्या एक्टिविटी है दिखाओ ना, तुमने कितने आदमी को सहयोग करो, कितने लोगों की मदद करी। महत्वपूर्ण तो जो वो भी एक समाज को लेकर तो चल ही रहे हैं, वे सब समाज को लेकर चल रहे हैं, तब जाके भी नेता बने। कौन भी हुए, हम तो सबसे जो हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि आप मेहनत कर रहे करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन गुमराह करने की राजनीति ना करें। लास्ट सवाल है, बुंदेलखंड को लेकर पुष्पेंद्र यादव युवा सरपंच अस्तौन के प्रतिनिधि और यादव महासभा के तय के जो जिला अध्यक्ष, इनको का मानना है, बुंदेलखंड अलग राज्य बनो चाहिए या ना बनो? देखो बहुत अच्छा मुद्दा तो आपने रखा हुआ है, और जो मुद्दा हमने ताल पे ऊपर प्रतापेश्वर महादेव मंदिर के पास जब बाबा बागेश्वर धाम जी की सानिध्य में कार्यक्रम हुआ था, तब भी हमने ये मुद्दा रखा था कि महाराज जी आप हमें ये बताइए कि आप बुंदेलखंड में एक महान संत के रूप में उभर रहे हो, और तो आप तो प्रयास करो, आप एक लोकप्रिय संत बन गए हो, तो बहुत बड़ा मसला रहा बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड के लोग हर चीज में पिछड़े हैं भाई। बात अलग है कि अपन ठाठ हैं, दमदार हैं, ताकतवर हैं, और जी प्रकार के होते सब है अपने पास गुण है, लेकिन ये चीजें हटाकर राजनीति सब चीजों को छोड़ के आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करो भाई। हम तो जो कह रहे हैं ना कि बुंदेलखंड राज्य को मसला होता था, उमा भारती जी भी मुख्यमंत्री रही हैं, उनने कितना प्रयास करो ये चीज खिलाने, जो महत्वपूर्ण विषय है ना। मान सुश्री उमा भारती जी से भी जो हमारा निवेदन है, पूरी नेतन से जो निवेदन है कि आप दमदारी जो समय आ गया है, दमदारी वजनदारी दिखा भी को, पूरे बुंदेलखंड को विकास तभी संभव हो पाए। देखो इतनी एरिया में, छतरपुर में, सागर में और निवाड़ी, टीकमगढ़ जितनी सीटें लगी हैं, संगे संगे ललितपुर वगैरह जोन जो पूरा यूपी सब आउट है, तो आप एक जागृति उठाओ, एक आंदोलन उठाओ, अलग अलग राज्य बनाने को, ताकि गाँव में, जिलन में स्वास्थ्य और रोजगार और शिक्षा की चीजें बढ़ पाए, तभी जाके लोगों को पलायन रोके है। आप अच्छी उद्योग धंधे खोलो, तो शायद हमारा जो मानव है कि मध्य प्रदेश बुंदेलखंड खुशहाल हो जाए और एक अलग मिसाल अपने आप में कायम करे। हम आपसे क्या बचाओ, बिंद में एक अपने नेताजी हैं जो हमें बागी हो गए थे भाजपा से, उनको नाम नहीं आ रहा है, एक है भैया पंडित जी, उनने यार अलग आंदोलन छोड़ दो, नारायण त्रिपाठी जी ने अलग मुद्दा छोड़ दो, बिंद को अलग प्रदेश बनाने को। जब ये छोटी छोटी चीजें कर सकत, तो आप लोगों ने क्या करो, बुंदेलखंड का नहीं हो सकता, हाँ क्या नहीं हो सकता, तो हर चीज हो सकता, लेकिन महत्वपूर्ण बात जाए कि जी के हाथ में सत्ता है, जी के हाथ में हर चीज की चाबी है। देखो जो अपन कपड़ा पहने हैं ना, अपन अगर खा पी रहे कपड़ा पहने, तो जो सब चीजें तय कर राजनीति, हर चीज राजनीति से निर्भर होता है। राजनीति सत्ता पे बैठने वाले लोग ये तय करेंगे कि आपके कपड़े कितने रुपए के आ रहे हैं, आप ये कपड़ा अगर पहन रहे हैं तो कितने रुपए में पहन रहे हैं। ये सब चीजें पूरी मतलब पूरे भारत का जो संचालन वो राजनीति पे बैठा गद्दी पे बैठा हुआ नेता ही तय करता है। तो हमारे जो नेताओं के पास चाबी है, जो बुंदेलखंड के जितने नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए ना इस विषय पे। बुंदेलखंड अलग राज्य बने, आप है पक्ष में हाँ या नहीं? मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, और हम ये कहते हैं कि हम वोट देके विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं,
तो ये उन लोगों को तय करना चाहिए। हमने तो अपना मत दे दिया, लेकिन एक विधायक का कहना जो हजारों वोटर्स होते हैं उनके बराबर होता है, उनकी आवाज होती है। तो उनको ये बुंदेलखंड की आवाज उठानी चाहिए और हमारा मानना है कि बुंदेलखंड होना चाहिए। लेकिन ये सब सुनहरा ख्वाब रह गया, ये बहुत असंभव है। इसलिए संभव है कि कोई बड़ी नेता इसकी बात ही नहीं रखते, इसलिए ये भीगी बिल्ली है। हम आपको बता रहे हैं, तो बहुत मुश्किल कड़ी है और हम चाहते हैं, लेकिन अब इतने बड़ी नेता तो है नहीं कि अपने होने से बुंदेलखंड बन जाए। बिल्कुल बनना चाहिए, जी बनना चाहिए। बिल्कुल, ये थी हमारी छोटी सी बुंदेली कवरेज की मुलाकात भाई युवा सरपंच प्रतिनिधि अस्तौन से पुष्पेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, हमें समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भैया, बहुत बहुत आभार। और भाई ऐसी बुंदेलखंड का सपोर्ट करो। इतने की युवा सरपंच हमारे संग मौजूद थे पुष्पेंद्र यादव जी। आपके इसे लाइव से निवेदन भी है कि भैया 17 तारीख को सबको मतदान करने हैं। मतदान एक हमारी ऐसी कड़ी होते है जो हर बात कोई आवाज होते है, दमदार आवाज होते है, जो एक साइलेंट ऐसा वोट होते हैं जो हर अच्छे चीज दीवार को उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इसको व्यर्थ ना जान दें। हमने आपसे अब हाल भी कही है कि जो कपड़ा जो अपन पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो जी पे चल रहा है, जी पे सब हो रहा है, वो राजनीति तय करते हैं। तो इसे 17 तारीख को मतदान करो। 17 तारीख को मतदान अवश्य करें। और यदि छोटी सी हमारी मुलाकात पुष्पेंद्र यादव जी के साथ। नमस्कार, राम राम, जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड।